इस चैप्टर को। इसके पहले हमने गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ा था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत में जनरेट होती है मानसरोवर लेक के ईस्ट में, और इसका जो सोर्स है वो इंडस और सतलज रिवर्स के काफी नजदीक है, काफी उसका जो सोर्स है काफी नजदीक है। और इसकी जो लंबाई है वो इंडस से कुछ ज्यादा है, और लेकिन इसका जो ज्यादातर कोर्स है, यानी ये जो ज्यादातर नदी है, इसकी लंबाई का एक बड़ा हिस्सा इंडिया के बाहर है। और ये जो नदी है ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है हिमालय के पैरेलल में, और जहां पर जब वो नामचा बारवा पहुंचती है वहां पर ये यू टर्न लेकर इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में एक जॉर्ज के जरिए। और यहाँ पर इसे कहा जाता है दिहांग, और इसे बाद में ज्वाइन करती है दिबांग, लोहित और इसके अलावा बहुत सारे सब्सिडरीज, और फिर जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। तो आइए इस चीज को मैं आपको इमेज के जरिए दिखाता हूँ, इमेज के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ से जनरेट होती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो पूरा रीजन है ये हिमालय का रीजन है, यहाँ से इस तरीके से इसी के पैरेलल में हमारा ये जो सांगपो रिवर है यही हमारा ब्रह्मपुत्र है, इसको चाइना में सांगपो कहा जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से हिमालय के पैरेलल में ये बहती है, और यहाँ से यू टर्न लेकर फिर इंडिया में एंटर करती है इस जगह से, और यहाँ पर इस नदी को कहा जाता है दिहांग। और फिर इसमें लोहित रिवर और भी दूसरे बहुत सारे सब्सिडरीज रिवर आकर शामिल होते हैं, और फिर ये कहलाती है यहाँ के बाद, इस पॉइंट के बाद ये फिर ब्रह्मपुत्र नदी कहलाने लगती है। तो ये हो गई हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यही चीज कहा गया कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और इसी के बाद आगे हम अगर देखें तो आगे जो तिब्बत है वहाँ पर जो रिवर है वो बहुत ही कम वॉल्यूम में वाटर को कैरी करती है और बहुत ही कम वॉल्यूम में सिल्ट को कैरी करती है। उसका रीज़न ये है कि जो तिब्बत का रीजन है वो काफ़ी कोल्ड है और काफ़ी ड्राई एरिया है, और जब इंडिया में वो प्रवेश करती है, ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है या फिर सांगपो हम कह सकते हैं, वो जब इंडिया में प्रवेश करती है तो इंडिया में ये जो नदी है ये एक ऐसे रीजन से पास करती है जो कि काफ़ी हाई रेनफॉल रीजन है, और इसकी वजह से इस नदी के पास काफ़ी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाता है और काफ़ी लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिल्ट भी आ जाता है। और इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका एक तरीके से काफ़ी ब्रेडेड चैनल है, वो अपने पूरे लेंथ में असम में, यानी कि असम में वो काफ़ी चौड़ी होकर बहती है, और वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा संख्या में रिवराइन आइलैंड्स क्रिएट करती है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड का नाम याद है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो देखिए, हर साल रेनी सीजन में जो ये नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, वो अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन होता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं असम में और बांग्लादेश में। तो देखिए, दूसरे अगर नॉर्थ इंडियन रिवर्स की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र है उसके कंपैरिजन में ब्रह्मपुत्र के बेड में, यानी उसके बेस में बहुत ही ज़्यादा संख्या में सिल्ट बैठा हुआ है, काफ़ी सिल्ट जमा है, और इसकी वजह से जो रिवर बेड है वो काफ़ी राइज हो जाता है, यानी उसका बेस जो है वो राइज हो जाता है, और इसकी वजह से जो रिवर है वो अपने चैनल्स को काफी फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, यानी अपना रास्ता ही वो चेंज कर लेता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो देखिए, जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया में वो फॉर्म किया जाता है वेस्टर्न घाट द्वारा। तो वेस्टर्न घाट क्या है? एक तरीके का वाटर डिवाइड क्रिएट करता है जो कि रन करता है तो वेस्टर्न कोस्ट के काफी नजदीक में, नॉर्थ टू साउथ। और ज़्यादातर जो रिवर्स हैं पेनिनसुला में, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो ईस्टवर्ड फॉलो करते हैं और जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। तो ये जो रिवर हैं ये डेल्टा का निर्माण करते हैं अपने माउथ पर, यानी जब ये समुद्र में गिरने वाले होते हैं तो उस समय ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो देखिए, इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि वेस्टर्न घाट से जनरेट होकर वेस्ट की तरफ गिरते हैं, लेकिन वेस्ट की तरफ गिरने वाले दो ही बड़े नदी हैं जो कि है नर्मदा और तापी।
और ये जो है ये वेस्ट की तरफ बहते हैं और इस्च्यूरीज का निर्माण करते हैं। और जो ड्रेनेज बेसिन्स है पेनिनसुलर रिवर्स का वो कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज है, यानी अगर हम कंपैरिजन करें इसका हिमालयन रिवर से तो उसके कंपैरिजन में इनका जो ड्रेनेज बेसिन है काफ़ी छोटा है। इस चीज़ को हमने अपने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि देखिए क्या डिफरेंस होता है हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में। वहाँ पर हमने देखा था कि जो हिमालयन रिवर होता है उसमें सालों भर पानी होता है, पेनिनसुलर रिवर में सीजनल पानी होता है, उसका जो लेंथ होता है वो काफ़ी लंबा होता है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर का लेंथ काफ़ी कम होता है। इस चीज़ को हमने वहाँ पर देखा था। तो अब इसके बाद हम पहला एक रिवर के बारे में पढ़ते हैं, पहला बेसिन के बारे में पढ़ते हैं और वो है नर्मदा बेसिन। तो देखिए जो नर्मदा है वो राइज करती है अमरकंटक हिल्स में मध्य प्रदेश में और इसके बाद ये फ्लो करती है वेस्ट की तरफ। तो यहाँ देखिए हमने देखा कि दो नदियां हैं जो कि वेस्टर्न घाट से जनरेट होकर वेस्ट की तरफ बहती हैं, वो है नर्मदा और तापी। तो इसमें हम पहला नर्मदा के बारे में पढ़ रहे हैं। वेस्ट की तरफ बहती है रिफ्ट वैली के माध्यम से, यानी रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है और जो कि रिफ्ट वैली जनरेट हुई है फॉल्टिंग वजह से, यानी रिफ्ट वैली का मतलब होता है अभ्रंश घाटी। और इस अपने रास्ते में जब ये समुद्र की ओर जाने लगती है तो अपने रास्ते में जो नर्मदा है वो बहुत सारे दर्शनीय लोकेशन या फिर दर्शनीय स्थिति क्रिएट करती है। और जो मार्बल रॉक्स जो है जो कि जबलपुर के पास है, जहां पर जो नर्मदा रिवर है वो डीप जॉर्ज के जरिए फ्लो करती है और धुआंधार फॉल्स का निर्माण करती है, जहां पर जो रिवर है वो स्टीप रॉक से गिरती है, यानी खड़े चट्टानों से गिरती है और काफी सुंदर सीनरी क्रिएट करती है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए जो ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा के वो काफी छोटे हैं और ज्यादातर जो है वो मेन स्ट्रीम को राइट एंगल्स में ज्वाइन करते हैं। और जो नर्मदा बेसिन है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों को कवर करता है। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट बेसिन जो कि है तापी बेसिन। जो तापी बेसिन है वो राइज करता है सतपुरा रेंजेस में जो कि है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में। और ये जो है ये नदी ही फ्लो करती है रिफ्ट वैली के जरिए नर्मदा नदी के पैरेलली, यानी नर्मदा नदी के पैरेलल में ये फ्लो करती है। और इसका जो लंबाई है वो काफ़ी कम है इसके नर्मदा के मुकाबले। और इसका जो बेसिन है वो कवर करता है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को। और जो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वो काफ़ी नैरो हैं, इसलिए जो कोस्टल रिवर्स हैं उनकी लंबाई भी काफ़ी कम है। और जो ज़्यादातर मेन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो हैं साबरमती, माही, भरत पूजा, पेरियार। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको सिंपली कहा गया कि फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दिस रिवर्स ड्रेन द वाटर। इस चीज़ को आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रिवर के बेसिन के बारे में, वो है गोदावरी बेसिन। तो देखिए जो गोदावरी है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सा है, तो वो है गोदावरी। तो ये जो नदी है ये राइज करती है वेस्टर्न घाट के स्लोप्स में नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में। और इसका जो लेंथ है वो करीब 1500 किलोमीटर है और ये ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो लार्जेस्ट है पेनिनसुलर रिवर्स में, यानी अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, और इसका बेसिन भी सबसे बड़ा है। और जो बेसिन है वो कवर करता है महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा, करीब इस गोदावरी बेसिन का करीब 50% जो है वो महाराष्ट्र में है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी इसका बेसिन फैला हुआ है। और जो गोदावरी है उसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आकर मिलते हैं, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मजरा और भी बहुत सारे हैं। और जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि जो मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सभी जो है ये तीनों जो हैं ये काफ़ी बड़े हैं। और इसके लेंस की इसकी लंबाई की वजह से, यानी गोदावरी के लंबाई की वजह से और जितना एरिया ये कवर करती है इस वजह से इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, यानी साउथ इंडिया का गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रिवर बेसिन के बारे में, और वो है महानदी बेसिन। जो महानदी नदी है ये राइज करती है छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स में और ये उड़ीसा के जरिए थ्रू फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। और ये नदी करीब 860 किलोमीटर का दूरी तय करती है। और जो ड्रेनेज बेसिन है इसका ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा में फैला हुआ है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट
बेसिन, और ये बेसिन है कृष्णा बेसिन। तो कृष्णा बेसिन जो है ये महाबलेश्वर से जनरेट होती है, और जो कृष्णा है वो करीब 1400 किलोमीटर्स जो है दूरी तय करती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिरती है। जो तुंगभद्रा है या फिर कोयना है या फिर घाट प्रभा है और जो मूसी है और या फिर भीम, ये सभी जो नदियां हैं ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसका जो ड्रेनेज है, ये इसका ड्रेनेज बेसिन आपको महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कावेरी बेसिन को। तो देखिए जो कावेरी नदी है वो राइज होती है ब्रह्मगिरी रेंजेस में, वेस्टर्न घाट में, और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है तमिलनाडु में, कडलौर में। और जो टोटल लेंथ है इस नदी का वो है 760 किलोमीटर, और इसका जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी। और इसका जो बेसिन है वो आपको कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर डू यू नो में कुछ जानकारी आपको दी गई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो रिवर कावेरी है वो सबसे सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल क्रिएट करती है इंडिया में, जिसको कि शिव सुंदरम कहा जाता है। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है यहाँ से इसको भेज दिया जाता है आपको मैसूर, बेंगलोर और कोलार गोल्ड फील्ड एरिया में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इन सभी मेजर रिवर्स के अलावा बहुत सारे स्मॉल रिवर जो हैं जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, जैसे कि दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरनी और स्वर्ण रेखा, ये सभी जो नदियां हैं ये ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। इनको आप चाहे तो लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डू यू नो में दिया गया है कि 71% जो वर्ल्ड का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, लेकिन 97% पीने लायक नहीं है। केवल 3% पीने लायक है, उसमें से करीब 3/4 यानी 75% उसमें से भी आपको आइस के रूप में जमा हुआ है। तो यही आपको जानकारी यहाँ पर दी गई। इसके बाद जो हम यह लेक्स, यानी कि इस टॉपिक में हम लेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप अगर कश्मीर वैली गए होंगे या फिर कश्मीर वैली का आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पर आपने डल लेक का नाम सुना होगा, जहाँ पर आपको हाउस बोट्स या फिर शिकार आपको चलते हुए मिल जाएंगे। और ये जो जगह है ये अपने पास हजारों की संख्या में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो इंडिया से हो, और बहुत सारे लोग तो इंडिया के बाहर से भी घूमने आते हैं। और इसी तरीके से आपने बहुत सारे दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस को भी विजिट किया होगा अपने घर के आसपास या फिर अपने शहर के बाहर आसपास। और ऐसा होगा कि कुछ ऐसे जो टूरिस्ट प्लेस होंगे वो लेक के आसपास होंगे, और वहाँ पर आपने बोटिंग, स्विमिंग और भी दूसरी तरह के वाटर गेम्स या फिर वाटर एक्टिविटी को आपने इंजॉय किया होगा। तो आप एक तरीके से इमेजिन करिए कि जो श्रीनगर है या फिर नैनीताल है या फिर जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर लोग लेक की वजह से जाते हैं घूमने, जैसे श्रीनगर में डल लेक घूमने जाते हैं और भी दूसरी जगह जाते हैं, तो अगर उन जगहों पर लेक नहीं होता, अगर लेक वहां पर होता ही नहीं, बिल्कुल एक फ्लैट जमीन होती, तो क्या वहां पर उतने लोग अट्रैक्ट होते, वहां उतने लोग जाते घूमने जितने कि आज जाते हैं? तो आपने कभी ऐसा सोचने की कोशिश की है कि जो लेक्स हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी प्लेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए टूरिस्ट लोगों के लिए? और देखिए अट्रैक्शन के अलावा, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के अलावा जो लेक्स हैं वो ह्यूमन बीइंग के लाइफ को भी काफी आसान बनाते हैं और लाइफ में काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं बहुत सारे तरीके से। तो उन चीजों को यहाँ पर एक तरीके से हम देख लेते हैं। तो देखिए इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारे लेक्स हैं, और जितने भी लेक्स हैं वो एक दूसरे से साइज में डिफर करते हैं और भी बहुत सारे फीचर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर करते हैं। और बहुत सारे लेक्स जो हैं, यानी ज्यादातर लेक जो है इंडिया में वो परमानेंट लेक हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे लेक हैं जिसमें आपको पानी सिर्फ रेनी सीजन में देखने को मिलेगा या फिर कुछ सीजन में, जैसे विंटर सीजन में, स्प्रिंग में या फिर रेनी सीजन में आपको पानी देखने को मिलेगा, आपको समर में नहीं देखने को मिलेगा। और ये जो लेक्स हैं ये आपको बेसिन्स में बने हैं जो इनलैंड ड्रेनेज है, यानी आपको पेनिनसुलर रीजन का ड्रेनेज हो गया, जो कि सेमी एरिड रीजन का ड्रेनेज हो गया। इस इलाके में जो बेसिन्स में जो आपको लेक्स मौजूद हैं वहां पर ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि आपको साल भर वहां पर पानी देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ बरसात में पानी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे लेक्स जो हैं जो कि ग्लेशियर्स के एक्शन की वजह से बनते हैं या फिर आइसी शीट्स की, यानी जो बर्फ की चादर है उसके एक्शंस की वजह से बनते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लेक्स भी हैं जो कि विंड, रिवर एक्शन या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बनते हैं।
A meandering river across a floodplain forms cutoffs that later develop into oxbow lakes. तो यहाँ पर देखिए ऑक्सबो लेक्स की बात की गई है कि ऑक्सबो लेक जो है वो क्रिएट होते हैं meandering रिवर से, जो कि फ्लड प्लेन में बहते हैं। तो अब यहाँ पर meandering रिवर क्या है, ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस चीज को यहाँ पर आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस चीज को मैं आपको इमेज के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आप समझ गए कि आखिर ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिए बताया गया कि जो स्पिट्स एंड बार जो हैं वो फॉर्म करते हैं लगून्स को कोस्टल एरियाज में, जैसे कि आपका चिल्का लेक हो गया, पुलिकट लेक हो गया और कोलेरू लेक हो गया। तो इसी तरीके से लगून्स का फॉर्मेशन होता है और जो आपका चिल्का लेक है या फिर और भी जो दूसरे लेक हैं वो सभी आपके एक तरीके के लगून्स हैं। तो देखिए जो लेक्स होते हैं इनलैंड ड्रेनेज रीजन में, यानी कि जो आपके भीतरी इलाकों में जो कि समुद्र के किनारे नहीं है या फिर किसी भी वाटर सोर्स के नजदीक नहीं है, वो सीजनल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप सांभर लेक की बात करें राजस्थान में, जो कि एक तरीके का साल्ट वाटर लेक है और इसका जो वाटर है उसको यूज किया जाता है साल्ट को प्रोड्यूस करने में, और इसके अलावा आप इसके वाटर को पीने के लिए या फिर दूसरे सोर्सेज दूसरे चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की जाती है कि जो ज्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलेंगे और इनका जो ओरिजिन है वो ग्लेशियल ओरिजिन है, यानी कि इनको जो वाटर मिलता है ये हिमालय से मिलता है। और इस दूसरी तरीके से अगर हम बात करें तो उनका फॉर्मेशन तब होता है जब ग्लेशियर जो होते हैं वो एक बेसिन को डग आउट करते हैं और जिसको कि बाद में फिल कर दिया जाता है स्नोमेल्ट द्वारा, यानी आपको बर्फ के पिघलने पर जो पानी होता है उसको। एग्जाम्पल आपका जो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में, वो एक तरीके से टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना है और वो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और इसके बाद जो डल लेक है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकतक है और जो बारापानी है, वो दूसरे जो इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के उसमें से कुछ है। और नेचुरल लेक के अलावा जो डैमिंग है, यानी जो डैम हम बनाते हैं रिवर्स के ऊपर जिससे हम हाइड्रो पावर को जनरेट करने के लिए जिनको यूज करते हैं, उनकी वजह से भी लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि गुरु गोविंद सागर जो कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के जरिए बना है, उसके जरिए भी हम ह्यूमन इंटरवेंशन के जरिए लेक्स का निर्माण करते हैं। और जो लेक्स हैं वो एक तरीके से बहुत ही ग्रेट वैल्यू रखते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि लेक्स की वजह से हम रिवर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, हेवी रेनफॉल के दौरान जो फ्लडिंग है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और ड्राई सीजन के दौरान जो एक तरीके से पानी की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। और एक तरीके से ये जो लेक्स होते हैं ये काफ़ी एक तरीके से हेल्प करते हैं वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने में। और जो लेक्स हैं वो यूज किए जाते हैं हाइड्रो पावर को जनरेट करने के लिए, और इसके अलावा वो जो है वो अपने आसपास के क्लाइमेट को भी एक तरीके से काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पर एक तरीके से एक्वेटिक इकोसिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं और नेचुरल ब्यूटी को भी बढ़ाने में वो हेल्प करते हैं। और लेक्स की वजह से काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिज्म और रिक्रिएशन को भी हेल्प मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें रिवर्स की इकोनॉमी में क्या योगदान है, यानी कि इकोनॉमी में रिवर्स का क्या योगदान है, तो देखिए रिवर्स की अगर हम बात करें तो एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन हिस्ट्री में या फिर ह्यूमन पूरे आज सभ्यता में, वो रिवर रही है। तो अगर आप देखेंगे कि जो वाटर है वो एक तरीके से बेसिक नेचुरल रिसोर्स है। अगर आपको मुझे किसी को भी जीवित रहना है तो उसके लिए वाटर जो है वो बहुत ही जरूरी है, और रिवर जो है वो उसका सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे आसान स्रोत है। तो अगर आप बात करें कि जो वाटर है जो कि आपको बहुत तरह के ह्यूमन एक्टिविटीज में यूज होता है, उसकी वजह से जो जितने भी आपको सेटलमेंट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका शहर हो, मेरा शहर हो या फिर आज के 100 साल पहले के शहर हो, 1000 साल पहले के गांव बसते हो, तो वो जनरली आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे जगह जो थे वो आपको रिवर बैंक्स पर स्थित है, यानी कि जितने भी गांव बसते थे वो नदियों के किनारे बसते थे। जितने भी आज शहर देखते, ज्यादातर शहर आपको नदी के किनारे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो एंशिएंट टाइम में थे वो नदियों के किनारे ही अपने घर को बसाना पसंद करते थे। तो ये जो सेटलमेंट्स थे ये एक तरीके से अब बढ़ चुके हैं, काफी बड़े सिटीज बन चुके हैं, और यहाँ पर आपको कहा जाए कि आप सिटीज का लिस्ट बना सकते हैं अपने स्टेट में जो कि नदी के किनारे स्थित है। और देखिए इसके अलावा रिवर जो है उनको इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, और ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि इंडिया में जहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का, और ये जो लाइवलीहुड है ये इंडिया के ज्यादातर पॉपुलेशन इसी पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम
बात कर लेते हैं और वो है रिवर पॉल्यूशन। तो देखिए, अगर हम बात करें जो जो ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डिमांड है वाटर का, यानी लगभग इंडिया के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो आप इंडस्ट्री की बात करें, आप शहर के आबादी की बात करें, गांव की बात करें, अपने घर में यूज़ की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, हर जगह आपको वाटर की यूज़ है। और इसमें से ज़्यादातर जो वाटर की सप्लाई आपको हो रही है वो रिवर से की जा रही है। तो इस वजह से जो वाटर का क्वालिटी है रिवर्स में उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रभावित किया जा रहा है इसकी वजह से। और इसके रिजल्ट के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ड्रेन किया जा रहा है रिवर्स से, और इसकी वजह से रिवर्स में जो वाटर का वॉल्यूम है वो गिर रहा है, कम हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट, यानी कि आपके जो घर से कचरा निकलता है, कूड़ा निकलता है नालियों के माध्यम से, वो आपके सीधे नदी में जाता है बिना किसी उसको प्रोसेस किए का ट्रीटमेंट किए। और इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी संख्या में बहुत हानिकारक केमिकल्स आपको निकलते हैं, जिनको कि डायरेक्टली आपको रिवर्स में छोड़ दिया जाता है। और इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ वाटर के क्वालिटी पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उसकी जो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी है, यानी कि वो खुद को साफ कर सकती है। नदी वाटर के जो पोल्यूशन उसमें डाला गया है उसको एक तरीके से डाइल्यूट कर सकती है, कमजोर कर सकती है, उसकी कैपेसिटी को भी हम खत्म करें। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा है अपने स्ट्रीम फ्लो में करीब एक शहर द्वारा जितना भी पॉल्यूशन उसमें डाला जाता है उसको 20 किलोमीटर के दौरान में उसको डाइल्यूट कर देती है। लेकिन जो अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है उसकी वजह से ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे खत्म हो रही है, और जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत सारे नदियों में वो बढ़ रहा है। और जो कंसर्न्स है राइजिंग पॉपुलेशन को लेकर हमारे नदियों के प्रति, वो एक तरीके उसकी वजह से बहुत सारे एक्शन प्लान्स भी क्रिएट किए गए हैं ताकि नदियों को साफ किया जा सके। और आपने इस बहुत सारे प्लान सुने होंगे कि इस तरीके से नदी को साफ करना है, ये प्लान किया गया है। रिवर वाटर है उसको कम इफेक्ट करना है। तो ऐसा ही एग्जाम्पल आपने अभी सुना होगा नमामि गंगे, तो उसमें ये प्लान था कि जितनी भी नदियां हैं उन सभी को साफ किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाए शहरों में, उस शहरों में से जो गंदगी आपको नदी में जाती है उसको पहले ट्रीट किया जाए, उसको साफ किया जाए, तब फिर जाकर उसको नदी में छोड़ा जाए। तो ये इस तरीके के बहुत सारे प्लान्स पहले भी आए हैं और अभी भी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। तो एक तरीके से आप थिंक कर सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का लाइफ है, अगर उसको फ्रेश वाटर उसमें से रिमूव कर दिया जाए, यानी ह्यूमन जो अपनी जिंदगी चलाते हैं उसमें फ्रेश वाटर्स ना रहें तो कैसी स्थिति होगी। तो इस चीज़ के ऊपर आप चाहें तो लोगों से बातचीत कर सकते हैं, दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक तरीके का एग्जाम्पल दिया गया है जो हमने अभी बात की कि एक्शन प्लान जिसमें नदियों को साफ किया जाए, तो ये है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। तो इसको आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं।